तो इसमें क्या आंसर होगा, कोई बताएगा? तो आसान है क्वेश्चन, कर लिया हो किसी ने तो बताए। किसी ने किया? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 12.1। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। किसमें मैक्सिमम होगी करंट, ये पूछ रहा है ना? पूछ रहे हो, बता रहे हो? लग नहीं रहा है तुम्हारी आवाज़ से, ऐसा लग रहा है तुम डाउट में हो सब। चलो वन बाय वन देखते हैं। इसमें इसमें करंट कैसे चलेगी? करंट तो ऐसे जाएगी ना, बोलो, जब की बंद होगी। सही है, करंट की डायरेक्शन देखो, यही होगी। यहाँ पे ये है डायरेक्शन आपकी। कह रहा है मैक्सिमम किस में होगी करंट, देखो ये डायरेक्शन है। तो पहले में मैक्सिमम होगी कह रहा है, दूसरे में होगी ये कह रहे हैं, तीसरे में होगी, और ये कह रहे हैं सेम होगी सभी केसेस में। तो क्या आंसर होगा? करंट मतलब तीनों में ऐसा क्या है जो करंट वेरी कर जाएगी एमीटर में? है रेजिस्टर तो तीनों में लगा हुआ है, तो फिर तीनों में कैसे आप कहेंगे कि इसमें अलग होगी इसमें अलग नहीं होगी? मतलब मतलब बाद में लगा है, इससे पहले रिकॉर्डर एमीटर के बाद में लगा है। एमीटर के बाद में लगा है तो इस वजह से ऐसा होगा। तो ऐसा तो दो जगह हो रहा है, ऐसा तो दो जगह हो रहा है, सेकंड और थर्ड, और सेकंड थर्ड तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता ना तो आप आँख बंद करके लगाते पहले उसको, इसका मतलब है सेकंड थर्ड दोनों में ऐसा हो रहा है ना, देखो ध्यान से। भाई करंट तो पूरा सर्किट पूरा होगा तभी डिफाइन होती है ना, डिटरमाइन होती है। पूरे सर्किट में कितने वो लगे हुए हैं आपके रजिस्टर, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, या ऐसा हो जाएगा कि पहले लगा दें आप एमीटर उठा के, मतलब आगे 10-12 सर्किट और जोड़ दीजिए तो एमीटर अगर पहले लगाए तो करंट ज़्यादा शो करेगा वो, क्यों? क्या लगता है ऐसा होगा? भाई करंट एमीटर तो पूरे सर्किट के हिसाब से काम करेगा ना, शो करेगा, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ ना। मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से एमीटर पहले आ गया है तो वहाँ करंट मैक्सिमम हो जाएगी, इसका मतलब आगे चाहे तुम 10-12 रजिस्टर और लगा दो, बोलो ऐसा होगा? क्या कहता है दिमाग? सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो सारे सर्किट जितने भी उसमें लगे होंगे, सॉरी जो रजिस्टर उसके अंदर लगे होंगे वो सब के अंदर करंट जा रही है। उसके बाद एमीटर बता रहा होगा ना कि कितनी करंट आ रही है उसके अंदर सर्किट में, बोलो। और रजिस्टर करंट खा थोड़ी ना जाएगा। अरे यार, क्या रजिस्टर करंट खा जाएगा? करंट को खत्म कर देगा, बोलो। हाँ, तो तीनों के सर्किट में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है। भाई यहाँ पे भी आपने एक रजिस्टर लगाया है, यहाँ पे भी की लगाया है, खाली एमीटर की पोजीशनिंग इधर उधर कर देने से करंट पे असर नहीं पड़ जाएगा कि करंट वहाँ कम डिटेक्ट होगी या वहाँ ज़्यादा डिटेक्ट होगी। क्लियर है? पूरे सर्किट में बस एमीटर को कहाँ लगाना चाहिए, क्या बात ध्यान में रखनी है? एमीटर को सीरीज में लगाना है, याद है? एमीटर कहाँ लगता है हमेशा? एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाना है। क्यों? अगर पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा? अगर पैरेलल में लगा देंगे तो सिर्फ जिस कड़ी में वो लगा होगा वहीं जितनी करंट जा रही होगी उसी को डिटेक्ट करेगा। फिर दूसरे में, दूसरी कड़ी में अगर जा रही होगी दूसरी सीरीज में तो वहाँ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए, पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए। तो तीनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी एमीटर सीरीज में लगा है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ की है, यहाँ बैटरी लगी है, सब में यही अरेंजमेंट है। तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, आप बताइए आंसर क्या होगा? अरे अब तो, हाँ बिल्कुल, सब में सेम होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको क्लियर रखिए। क्या भाई चल नहीं रहा है ये रिमोट, चल गया? हाँ चलिए, इसमें बताइए। इन द फॉलोइंग सर्किट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी। हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या था? बड़ा फेमस फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, बोलो, आई स्क्वायर आर टी। हाँ ठीक है। और क्या होता है अगर टी ना दिया हो तो क्या होता है? और अगर टाइम ना पता हो तो?
और कैसे निकालते हैं? कई फॉर्मूले होते हैं ना इसके, अगर टाइम ना पता हो तो एक ये भी तो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से भी निकलता है। Yes. और एक और होता है, कौन सा? आई स्क्वायर आर, है ना? हाँ, अरे यहाँ से निकल आएगा ना, आई आर रख दो वी की जगह, वी की जगह आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आई स्क्वायर आर। तो हीट प्रोड्यूस बताइए किसमें सबसे ज्यादा होगी? Sir, D1. डी, थर्ड में। क्यों? सर जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल लगा। तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बेसिक फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन हो जाता। देखिए ध्यान से, देखो एक फॉर्मूले में एक चीज़ पकड़ के चलनी थी। देखो सब बच्चे ध्यान से देखें, आई स्क्वायर आर टी ध्यान रखिए। अब आपको टी नहीं भी पता है छोड़ दीजिए, आपको पता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना? बोलो, है ना? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो करंट तो सब में सेम ही जा रही होगी। बोलो, करंट तो सेम निकल रही होगी बैटरी से। अब देखना ये कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा, बस यही देखना था आपको। यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है, खत्म करिए। इससे ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 ओम के लगे हुए हैं, तो यहाँ कितनी है रेजिस्टेंस टोटल? 4 ओम। यहाँ कितनी है? यहाँ तो 1 ओम है, देखो जाए, है ना भाई? 1/2 करोगे कितना आएगा? 1 ओम। तो ये दोनों कट गए, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर सिर्फ एक ही बच रहा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा कोलिजन होंगे, सबसे ज़्यादा कोलिजन होंगे तो हीट जनरेट होगी। क्लियर है? तो क्या ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। किसी को समझ में ना आया हो तो वो दोबारा पूछ ले, डाउट मत रखिए कोई। तो आपको ये चीज़ करनी आनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सी चीज़, और तुरंत आप पता लगा लेंगे इससे। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी थी यहाँ पे, इसलिए टी नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, चलो भाई थोड़ा रिवीजन हो जाए इससे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? हाँ, याद है किसी को? रेजिस्टिविटी, सबसे पहले तो ये बताओ रेजिस्टिविटी होता क्या है? देखो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, किसी को याद है रेजिस्टेंस का? हाँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, बिल्कुल, जिसमें एल और ए तो पता है क्या है, ये क्या था, यही है ना, ये रेजिस्टिविटी रो। तो रो का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? आर ए अपॉन एल। और रो क्या होता है? हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। बोलो, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना रो। कॉपर के वायर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा। तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या लेंथ पे डिपेंड करती है, क्या थिकनेस पे डिपेंड करती है, क्या शेप पे डिपेंड करती है, या नेचर ऑफ मटेरियल? बहुत आसान था भाई, ये दोनों तो ये तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इस पे, ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है थिकनेस पे भी, है ना? तो ये किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, मटेरियल नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। बोलो बेटा, क्लियर है सबको? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हाँ, अगर रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में याद रखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे चलते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली। बताओ भाई, रफली जल्दी से बताओ क्या होगा? सब लोग ट्राई करिए। करंट दे रखी है आपको, ठीक है, कितनी करंट एक इलेक्ट्रिकल बल्ब के फिलामेंट से मतलब वो खींच रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे उस क्रॉस सेक्शन से फिलामेंट से 16 सेकेंड में। आपको फॉर्मूला भी पता है, अब तक निकल आना चाहिए था, बहुत देर लग गई।
हम्म। सौम्या तिवारी बताइए क्या आंसर आया, निकाला है अगर तो। सर सी। सी, पता नहीं, चलो कराते हैं। देखो कह रहा है 1 एम्पियर की करंट है, तो करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। पहले ये नोट करिए क्या क्या आपको दे रखा है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तभी तो आपका करंट फ्लो होती है या बनती है, ये कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं, टाइम दिया है 16 सेकेंड में। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितने चार्ज पास कर रहे होते हैं किसी भी वायर से, तो वो करंट की क्वांटिटी देता है, यानी कितनी करंट अगर आप निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस पास कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। अब नंबर ऑफ चार्जेस आपको निकालने, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, 20 कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला फिर बन जाता था NE अपॉन टी। बोलो ये फॉर्मूला याद आया, पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू NE अपॉन टी, इसको और तोड़ दिया हमने। वो हमसे N पूछ रहा था, तो N पूछ रहा है तो I कितना दे रखा है हमें 1 एम्पियर, ठीक है। N नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, E की वैल्यू तो हमें पता है ना, E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम, माइनस लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और टाइम दिया था 16 सेकेंड। अभी देखिए 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 0.1 यहाँ आपके पास बचेगा, ठीक है, 0.1 बचेगा तो उसको आप नीचे 10 भी लिख सकते हैं। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक और माइनस ऐड हो जाएगा उसमें, तो -20 हो जाएगा ना, बोलो इंटू N1। अब देखिए यहाँ से N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10⁻⁻20, या -20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +20। इसका मतलब 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तब जाकर 1 एम्पियर की करंट बनेगी। कितनी देर के लिए पास करेंगे, 16 सेकेंड के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो। तो 20 आएगा ये आंसर, देखो गलत तो नहीं है, सही है, सर सही है आंसर। तो 20 होना चाहिए। सी ऑप्शन कोई बोल रहा था क्या, डी ऑप्शन। किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो तो दोबारा हम समझा देंगे, आप पूछिए, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा समझा दिया जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के ज़रूर आ सकते हैं, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए। ये कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं अभी, ठीक है। 10⁻20, तो ये समझ में आना ज़रूरी है। स्कूल में चल रहा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी, तो सबके स्कूल में तो इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा होगा अब तो। बचा ही कौन सा चैप्टर है और ख़त्म करवा दिया, हाँ बड़ी जल्दी ख़त्म करा दिया। यस सर। अभी तो मतलब क्लासेस में करवा दिए। नहीं तो कितने सर हमारे यहाँ पहला चैप्टर यही हुआ था इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा पहले स्टार्टिंग में ही हो गया था। यस सर। अच्छा, तब तो बढ़िया है, तब तो सभी को आता होगा, ये तो बहुत आसान लग रहे होंगे सवाल अब तो। आइडेंटिफाई द सर्किट, हम लोगों ने भी इसको जुलाई में कर लिया था, याद होगा अगर तो, याद है, हम लोगों ने भी इसको जुलाई में ख़त्म कर लिया था, जुलाई एंड में ये ख़त्म हो गया था। फिर मैग्नेटिज्म भी कर लिया था उसके बाद, तो बहुत जल्दी कर लिया था हम लोगों ने भी। आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। बताइए भाई किस में प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से बता दो। यार पता नहीं मुझे क्यों लगता है तुम लोग आंसर करते हो या पूछ रहे हो, तो ऐसा लगता है तुम पूछ रहे हो, तुक्के मार रहे हो, गेस कर रहे हो कि 1 में। सर सेकंड में, सर सेकंड कोई बात नहीं है, रिवीजन क्लास ही है, छोड़ दो, ये रिवीजन क्लास ही है। सेकंड में इसको रिवीजन क्लास समझो। क्वेश्चंस के थ्रू सबसे अच्छा रिवीजन होता है, तो रिवीजन ही हो रहा है ये। देखिए सब में देखते हैं, हमें इसका रूल पता होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए फर्स्ट वाले में सेल में तो कुछ देखना ही नहीं है। अब ये देखिए ये क्या सही कनेक्टेड है, नो सर। क्यों, तो वोल्ट मीटर पैरेलल होगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा, तो यहाँ तो सीरीज में लगा हुआ है, तो पहला कट गया ना। दूसरा यहाँ देखिए सही लगा है वोल्ट मीटर, अमीटर भी सही लगा है क्या, हाँ प्लस इधर होना चाहिए, प्लस भी सही है, प्लस की डायरेक्शन में है, तो ये सही लग रहा है सेकंड वाला। अच्छा थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड में क्या गड़बड़ है, फिर वही गड़बड़ है, एमीटर को आपने लगा दिया पैरेलल में, है ना,
एमीटर तो पैरेलल में नहीं लगाना है। अच्छा, और फोर्थ में क्या गड़बड़ है? सर एमीटर के सर टर्मिनल सही है। हाँ, प्लस माइनस गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सेकंड। ठीक है, आसान था, हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो चलिए आंसर आ गया होगा, अब तो बताइए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है, सीरीज में या पैरेलल में? सर 1 होगा सर। सीरीज में। और सीरीज में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है? सिंपल ऐड कर दीजिए। हाँ ठीक है, इस तरह से आप ऐड करते चले जाइए। तो 1/5 को आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5/5 1 हो जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो क्या 1/5 को अगर हम पैरेलल में लगाते तो ज्यादा मिलती? अच्छा, क्या अगर 1/5 को पैरेलल में लगाते तो क्या ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी थी? बताओ। नहीं, कितना आता आंसर? तो कितना आता अगर मान लीजिए 1/5 को पैरेलल में लगा देते? सर 1/25, तो और कम हो जाती है ना। चलिए, तो आंसर इसमें होना चाहिए डी, है ना? हाँ, 1 ओम। ठीक है, क्या हो गया रिमोट को? हाँ, ये तो हो गया, ये वही है। मिनिमम पूछ रहा, मिनिमम तो अभी निकलवा दी हमने। कितनी पीछे निकाल दी तुम लोगों ने? हाँ, बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल इज। ध्यान से देखो फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, अब ये यहाँ पे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो, ये प्लस है, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। बड़ा वाला डंडा प्लस वाला है, बस ध्यान यही रखना है। तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस है ना, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस, ऐसा ही है ना? देखो, तो ये दूसरा वाला तो कैंसिल हो गया, ये तो हो नहीं सकता। थर्ड में आइए। थर्ड में वैसे इसमें कितने सेल लगे हुए हैं? 1 2 3 4 सेल लगे हुए हैं। 4 तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखिए, फिर माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस। यहाँ पे आइए। वैसे अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर वही होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। ये देखिए, तो क्लियर है ना कि फर्स्ट क्यों आंसर होगा सबको? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? देखो, हमने एक चीज़ समझाई थी, फिर से वापस चलते हैं बेसिक्स पे। काफ़ी टाइम दिया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? वायर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोस्टली मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल में होंगे? जिसमें आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 3 हो। क्या 4 में पॉसिबल नहीं है? इसीलिए कार्बन जो है वो कंडक्टर नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट्स में होंगे और इत्तेफाक से उनको हम मेटल्स बोलते हैं, है ना, जिनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बहुत एनर्जी है उनके पास, वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। तो उनकी इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं क्या हम? वायर में अगर बल्ब लगा दें तो क्या बल्ब जलेगा? एनर्जी तो है वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन वाली, क्यों नहीं जलेगा? हाँ, शाबाश, वो एक दूसरे से लड़के एनर्जीज को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उनको फिर एक डायरेक्शन में चलाना बड़ा ज़रूरी है। और चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? चलाने हाँ, एक एंड पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज हो, जो इनको इधर मजबूर करे चलने के लिए, है ना? तो ये काम हमारे लिए करता कौन है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला बैटरी करती है ना? हाँ, सेल या बैटरी जो भी कह लो, तो बैटरी करती है। अब होता क्या है कि बैटरी, मान लीजिए आप मार्केट से बैटरी खरीद के लाए 1.5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है जो बैटरी हम खरीद के लाते हैं? इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में, देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव से डर के भाग रहा है ना,
अरे नेगेटिव से डर के भाग रहा है ना, इधर से इधर भाग रहा है, तो ऊपर से दिख रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अब समझने वाली चीज़ ये है कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चला, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएगा, अगर आपने बैटरी ऐसे लगाई है तो वो ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा, और रास्ते में बल्ब मिल गया उसको, बल्ब ने उससे एनर्जी खींच ली और वो बेचारा चुसा हुआ आम बन के यहाँ वापस आया सेल के पास, सेल से भीख मांग रहा है, क्या दे दो, क्या दे दो उसको, एनर्जी। हाँ, एनर्जी दे दो ताकि हम वापस फिर जाएं। तो सेल फिर उसको चार्ज करता है, एनर्जी देता है, और फिर वो इधर से उधर घूमता है। सवाल उठता है कितनी एनर्जी देता है? जितने वोल्ट का सेल है उतनी एनर्जी देगा। जैसे 1.5 वोल्ट का सेल है तो कितनी एनर्जी देगा? 1.5 जूल। अगर 6 वोल्ट का है तो कितना देगा? 6 जूल। अगर 9 वोल्ट का है तो कितनी देगा? 9 जूल। हर एक साइकिल में एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, उतनी एनर्जी मिलेगी जितने वोल्ट का सेल है, उतना जूल लगा दीजिए आगे आप। क्लियर है? तो इसी को फॉर्मूले में ढाल दिया गया। ये चीज़ जो हमने आपको समझाई है, इसी से फॉर्मूला बन गया है कि बैटरी का काम है एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन को। हम एनर्जी कैसे देते हैं? अगर हमें पैसे देने होते तब तो हमने जेब से निकाले, एटीएम से निकाले, दे दिया। लेकिन अभी हमें मान लो एनर्जी देनी किसी को, तो हम कैसे देंगे? बताया था कैसे देते हैं एनर्जी। यार एनर्जी कैसे देते हो? एनर्जी जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे देने होते हैं तो जेब से निकाल के दे दिए, पर्स से निकाल के दे दिए, एटीएम से दे दिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करनी हो तो किसी हाँ कैसे कैसे करेंगे? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे? अभी कोई बोल रहा था कुछ। वर्क करके बेटा, वर्क करके। जब आप किसी पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसको एनर्जी दे रहे हैं। जो करने वाला है वो लूज करता है, जिस पे काम किया जा रहा होता है वो गेन करता है। फिर से सुनो, जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं तो एनर्जी लगानी पड़ती है ना काम करने के लिए, बोलो। तो जो एनर्जी आप लगा रहे हैं वो एनर्जी जाएगी कहाँ? उसी को मिल जाती है जिस पे काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो करने वाला लूज करता है, जिस पे कर रहा होता है उसको मिल जाती है वो। तो इलेक्ट्रॉन पे काम कौन कर रहा है? अरे सेल कर रहा है बेटा, सेल करता है ना। वो उधर से आते हैं थके आ रहे हैं तो सेल काम करता है ना। सेल उसको एनर्जी दे रहा है, उस पर वर्क करके। कैसे दे रहा है? अगर पूछे कैसे दे रहा है? वर्क करके। वर्क कैसा भाई? सेल को इसको इधर से इधर भेजना है, इधर से इधर भेजना है, तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा नहीं करेगा भाई? नेगेटिव रिपल करेगा, आसानी से जाने तो देगा नहीं, अपने आप नहीं जा सकते। तो आपको फिर यहाँ से पुश करके भेजना पड़ता है। तो यही जो पुशिंग हो रही है, यही जो इलेक्ट्रॉन पे काम हो रहा है, यही उसको एनर्जी मिल जा रही है, जो फिर वो एक साइकिल पूरा करेगा वापस आके। बैटरी का काम है एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन को। कैसे देता है? वर्क करके, उस पर वर्क करता है। इतनी बात याद रखिएगा। तो वर्क डन जो सेल कर रहा है, और किस पे कर रहा है? चार्ज पे। अरे इलेक्ट्रॉन पे कर रहा है ना, तो उसको चार्ज बोलेंगे। तो W/Q यही हो जाता है आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। हाँ, मतलब W/Q वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज पे जितना काम किया जा रहा है वही क्या है एक्चुअली में? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही यही है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो काम कर रहा है वो एनर्जी उसको दे रहा है, तो वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो अब क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? अब बता दीजिए। सी, वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट। वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, वोल्टेज। अरे आप, तुम्हारे आगे लिखा है W/Q। अब Q को और तोड़ दीजिए, I इंटू टी में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो आसान हो गया। अभी हमने पीछे फार्मूला देखा था ना, I = Q/T वाला, वो यहीं आप तोड़ दीजिए, Q = IT से। तो W/I इंटू टी कहाँ पे मिल रहा है आपको? पहले में मिल रहा है, A होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो आप फिर से दोबारा पूछ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अदरवाइज ये क्वेश्चन करिए। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 नहीं होगा, ये L होगा मुझे लगता है, L होना चाहिए। एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ रेजिस्टेंस R, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे बहुत आसान है। A/2 सभी का आ रहा है, इसका मतलब सही होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? R = ρL/A, यही है ना।
इसी फॉर्मूले से आंसर आना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, अच्छा लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन तो ये यही हो जाएगा पहला वाला। तो दूसरे के लिए क्या बोल रहे हैं, मान लो ये R1 है, ये R रेजिस्टेंस तो पहले ही दे रखी है आपको, उसकी दिक्कत ही नहीं है, छोड़ो इसको। फिर बोल रहे हैं अनदर कंडक्टर है ऑफ लेंथ 2L, ठीक है, दूसरा कंडक्टर है उसका लेंथ रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर है और क्या है, लेंथ कितनी हो गई 2L हो गई, ठीक है, रो तो रहेगा ही साथ में। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये मान लेते हैं A1 है, क्लियर है, A1 है। तो अब कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान है, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो। ये देखिए रो कट गया और L भी कट गया, बोलो, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या निकल के आएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई होके निकल के आएगा आपके पास, यहाँ से देखिए ये A1 है और ये A है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बोलो ये समझे, मैथ्स में इतना तो किया ही होगा। तो ये इधर तो 1 है, ये A1 ऊपर चला गया, ये नीचे आए भाई साहब, तो ये 2A हो गए, तो इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2A आ रही है, नहीं? यस सर। तो C ऑप्शन आना चाहिए, A/2 आ रहा था कुछ लोगों का पहले, C ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है? किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ लें। चलिए बताइए। A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? बताइए भाई क्या आंसर होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन वैसे बहुत आसान है। NTSC में जब हमने मोशन पढ़ाया था तो हमने ग्राफ को एनालाइज करना आपको सिखाया था, याद हो अगर तो, ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं क्या आंसर है, पहले इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से कि आपको ये पता है कि जो आपका VI ग्राफ होता है, कौन सा VI ग्राफ, ये ओम्स लॉ है ना, ये बीच में क्या देता है, रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट होता है, बोलो इतना पता है सबको? हाँ, VI ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है? स्लोप आता कहाँ से है, स्लोप हमेशा y एक्सिस को डिवाइड करिए x से, वहाँ से आता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो स्लोप आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, इतना तो पता ही होगा कम से कम, चलो फिजिक्स नहीं पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ाया होगा ये चीज़। तो स्लोप हमेशा y एक्सिस को x से डिवाइड करिए, तो v/i करिए तो r आता है ना, देखो याद करो ओम्स लॉ, ये ऐसे आता है। ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम s/t तो वेलोसिटी आता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसके बीच की लाइन वेलोसिटी कहलाती है। तो डिवाइड करोगे तो स्लोप मिलेगा, एरिया निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो इसके बीच का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब चलो ये तो बेसिक हो गया, अब इससे समझते हैं। देखो हमें जो ग्राफ दिया है वो VI ग्राफ नहीं है, सबसे पहली चीज हमें कौन सा ग्राफ दिया है, हमें दिया है I और V ग्राफ, I और V ग्राफ, इतनी बात समझ में आ रही है? IV ग्राफ में जो ये लाइन होती है ये क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस? IV में भी कंडक्टेंसी रेजिस्टेंसी कहलाएगी, बोलो। हाँ, ये कंडक्टेंस हो जाती है, यानी IV में रेजिस्टेंस जो होगी वो 1/R होगी ना, बोलो भाई 1/, में हो गया ना, सब पलट गया पूरा। तो अगर आप I/V करेंगे यहाँ पे, अगर इसको पलटेंगे तो सोचिए ये 1/R हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, ये चीज समझो, ये यहाँ पे भी यही चेंज लाया गया है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए क्या आंसर होगा अब? C, और कोई? क्यों होगा C, समझाइए, C क्यों होगा? क्योंकि IV ग्राफ में जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। IV ग्राफ में, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था नॉर्मली, यहाँ पे समझो, पुराने वाले ग्राफ से समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, सब बच्चे ध्यान से देखें। इसमें V है और ये I था,
इसमें इसका स्लोप जितना वाई एक्सिस की तरफ झुकता हुआ होगा, यानी जितना स्टीप होगा, स्टीप का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे खड़ा वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ, ऐसे मतलब ये है एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ, ये है वाई, तो वाई की तरफ जितना झुका होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। स्लोप बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यानी वाई की तरफ झुका हुआ होना चाहिए ना, अगर आपको पता करना है। अब यहां पे देखिए वाई तो नीचे आ चुका है, तो वाई की तरफ सबसे ज्यादा कौन झुका है? R3। देखो ध्यान से, R3 झुका हुआ है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? R3 का ज्यादा होगा। अब V जो है वो नीचे आ चुका है, तो आपको V की तरफ ही देखना है कौन झुका हुआ है। अब इन्होंने ग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब अगर आप यहाँ वाई एक्सिस देखने लग जाएंगे तो गलत कर जाएंगे। V की तरफ कौन झुका है? ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर इसको पलट देते अभी, यहाँ V कर दें, यहाँ I कर दें, अब यहाँ ऊपर से देखना पड़ेगा, तो फिर आपका R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 हो जाएगा, अगर आप पलट देते हैं तो। अदरवाइज अभी इस केस में क्या सही है? R3 बड़ा होगा R2 से और वो R1 से। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी आसान था। If the current I through a resistor is increased by 100%, assume the temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be। देखो एक चीज़, मैथ्स अच्छी है ना तो फिजिक्स में बहुत हेल्प होती है मैथ्स, और ये तो अब प्योर मैथमेटिक्स होती है, परसेंटेज वगैरह। एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग को हमेशा याद रहेगी, NTSC में भी काम आएगी। देखो अगर मान लो A है और A बढ़ के हो गया कितना? 2A। कितना हो गया? 2A। तो A में कितना इंक्रीज हुआ है? 100%। अरे 100%, अरे A में A जोड़ा ना तभी तो 2A हुआ, तो A में 100% का इंक्रीज हुआ। बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान से, अगर A बढ़ के हो गया 3A तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 200%। अरे A में कितना जोड़ा है? 2A जोड़ा है ना, तभी तो 3A हुआ। तो A में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 200% का। एक A 100% है, 2A जोड़े आपने तो 200% का इंक्रीमेंट हुआ है। एक और समझाते हैं, अगर A 5A हो गया है तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? 400। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जितने टाइम्स हो गया है उतना परसेंट इंक्रीज नहीं बोल देना है, उससे एक कम बोलना है हमेशा। क्लियर? इतना समझ में आया? अगर मान लो x हो गया आपका 7x, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 600%। ये बात हमेशा याद रखना। अब सुनो, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ, अब 300 हो गया है ना। अब देखो, ये आपको बताया था जो करंट है वो हीट से कैसे रिलेटेड है। करंट हीट से कैसे रिलेटेड है? ऐसे रिलेटेड है ना, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। ठीक है, अब आपने देखा स्क्वायर है तो 100 को 2 बार इंक्रीज किया गया है ना भाई, स्क्वायर है ना करंट का, तो 100 को 2 बार इंक्रीज किया गया। कैसे निकालेंगे? जब कभी भी 2 बार कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको कैसे निकालते हैं बताइए? कैसे निकाल लिया आपने कि अब 300% होगा? I बन जाएगा 2I और उसका स्क्वायर होगा 4I स्क्वायर। हाँ, I को 100% इंक्रीज कर रहे हैं ना आप, तो 100% इंक्रीज का मतलब सिंगल इंक्रीज करते तो 2I होता। सही कह रहे हैं, ऐसा निकालना तो और भी आसान है। ये देखिए I डबल हो जाता अगर यहाँ पे सिर्फ I होता, लेकिन I का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो डबल करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? 4I बन जाएगा ना। बोलो, तो I से 4I हो रहा है, H 4I के डायरेक्टली रिलेटेड है, तो I में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो आपको बताया था एक कम 300%। हाँ, समझ में आई बात? क्लियर? बाकी एक ये डायरेक्ट एक और फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी 2 टाइम्स सेम परसेंटेज से या अलग अलग परसेंटेज से भी, मान लो पहली बार 100% बढ़ाया और अगली बार 50% बढ़ा दिया है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है A + B AB अपॉन 100। ये ऐसे भी आप कलेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में अगर आपको निकालना था 100% हो रहा था, I 2 बार है, हाँ बस 2 ही बार वाले में निकलेगा उसमें। तो देखिए 100 + 100 + 100 × 100 अपॉन 100,
देखिए आ गया 300 डायरेक्ट। देखो 100 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, तो 100 प्लस 100 प्लस एक 100 लास्ट वाला कितना आ गया 300%। तो ऐसे इस वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे ज़रूरी नहीं दोनों सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक 30% हुआ, एक 45% इंक्रीज़ हुआ, दोनों को इसमें रखिए, निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे आप कलेक्टिवली अगर पूछा है रिजल्टेंट बताओ कितना हुआ, तो फाइनल इंक्रीमेंट ये आया 300% जैसे आया है, तो ऐसे किसी के लिए भी निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला काफ़ी काम आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं लगा के। तो आंसर हो गया आपका 300% आ गया। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, ये तो हो चुका है, वैसे आसान है, बताओ। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी कब, मटेरियल चेंज हो तब। दूसरा ऑप्शन सी, ठीक है। शेप पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर हाँ करेगी। तो सिर्फ एक ही बचा आपका ऑप्शन, शेप से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ 14 क्वेश्चन नंबर। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulbs A, B and C are of rating 40, 60 and 100 watt respectively are connected in parallel to an electrical source. Which of the following is likely to happen regarding the brightness? आसान सवाल है, बताओ। एक वर्ड ऐसा इसमें दिया है ना जो क्वेश्चन को बहुत आसान कर रहा है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है ये पैरेलल। बी मतलब ऑप्शन बी। बी वाला बल्ब, देखो देखो सिंपल है, तीनों बल्ब हैं 40 वॉट, 60 वॉट और क्या है 100 वॉट। तीनों अगर पैरेलल में लगेंगे तो सोचो जो रेजिस्टेंस आएगी निकल के वो बहुत कम होगी, है ना। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगी, जो सबसे छोटा वाला बल्ब है उससे भी कम होगी। यानी रेजिस्टेंस का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है ना। रेजिस्टेंस करंट फ्लो पे बहुत कोई नेगेटिव असर नहीं डाल पाएगी क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फिर इसका मतलब फिर किस बेसिस पे डिसाइड होगा? फिर इनकी अपनी वॉटेज पे डिसाइड होगा। जिसका जैसा वॉटेज होगा वो अपनी वॉटेज पे ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रही है। अब बताइए, अपनी वॉटेज के हिसाब से ही तो ग्लो करेंगे। तो कह रहा है ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम। गलत, सेम कैसे होगी भाई? 100 वॉट वाला 100 वॉट के हिसाब से, 60 वॉट वाला 60 वॉट के हिसाब से, 40 वाला 40 के हिसाब से करेगा। फिर कह रहे हैं ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी मैक्सिमम। गलत, ए की तो सबसे कम होगी, 40 वॉट है। फिर कह रहे हैं ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन ए, बी मोर देन ए। हाँ सही है, ये तो सही है, बी मोर देन ए होगी। सी में क्या, डी में क्या है? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी। गलत, सी की सबसे ज़्यादा होगी। तो निकाल लेते हैं, अब ऑप्शन एलिमिनेशन करके तो आसानी से निकल जाता। लॉजिकल क्वेश्चन था, क्लियर है, समझ गए? आगे चलें। कितना टाइम बचा है? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक और कर लेते हैं। चलिए बताइए। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be, क्या होगा? इनका कलेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से सीरीज में लगे 6 ओम, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। करंट निकालनी है आपको, करंट निकाल लीजिए तो यहाँ पुट करके आंसर आ जाएगा। सोचो आई स्क्वायर आर टी में है ना, आई तो मिसिंग है यहाँ से, तो आई वहाँ वाला काम आ जाएगा। तो आई कितना है? 1 एम्पियर आएगा ना। हाँ तो 1 एम्पियर आएगा तो आई स्क्वायर आर टी लगाइए आप। तो आई हो गया 1, आर है यहाँ पे 4 और टाइम है 5, 20 है ना, 20 जूल। 20 जूल आंसर हो गया आपका। किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो पूछ ले दोबारा,
चलिए ये बताइए, इलेक्ट्रिकल केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो आसान सवाल है ना। करंट की वैल्यू पता होना जरूरी है क्या फ्यूज वायर बताने के लिए? मतलब बोलते नहीं हो तुम लोग, कुछ सन्नाटे में चले गए। अरे बिल्कुल पता होगा, नहीं तो एम्पियर में ही तो आंसर दे रखा है उसने, बोलो। तो करंट की वैल्यू नहीं पता होगी तो कहाँ से बता दोगे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, एम्पियर में दे रखा है ना आंसर। तो अगर आपको करंट नहीं पता है तो आप फ्यूज कैसे लगाएंगे? फ्यूज तो करंट, जितनी करंट आपके घर में आ रही है उससे ज़्यादा ही लगाते ना। हाँ, तो करंट पता होनी चाहिए, यही तो पता करना है कि आपको फ्यूज कितनी रेटिंग का यूज़ करना है। इसके लिए आपको करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। करंट की वैल्यू निकाल दीजिए। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? पावर का फॉर्मूले कई सारे पड़े हैं। कौन कौन से? पावर का एक फॉर्मूला होता है VI, पावर का एक फॉर्मूला होता है V²/R, पावर का एक फॉर्मूला होता है I²R। तीन फॉर्मूले बताओ, यहाँ कौन सा लगेगा? पहले ही लग जाएगा। हाँ, तो कितनी करंट आ रही है? 220 वोल्ट और वॉट 1 किलो वॉट, 1000 अपॉन 220 है ना, इक्वल टू I। तो कितना आ रहा है? ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 4 2 88 होगा। 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, अरे 4 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब 4 से ज़्यादा लगेगी। ये नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती। देखो, अरे 4 से ऊपर जाएगा ना आंसर, ना कैलकुलेट करो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक कॉमन सेंस। ये हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। यहीं तक रुक जाओ। तो 4 से बड़ा एक ही दिया हुआ है, क्लियर है? जब तो 5 एम्पियर की लगाएंगे वो। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। देखते हैं क्या और भी हैं। अरे जाओ आगे यार, नहीं है, ख़त्म। ठीक है, अच्छा हाँ एक और था, चलो ये वाला बताओ, लास्ट। सेम, हाँ ए, सेम करंट पैरेलल में कहाँ जाएगी बेटा? सीरीज में ही जाएगी ना, सेम करंट। हाँ ठीक है। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए, अच्छे भी थे, और रिवीजन पर्पस से हमने थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन लिए थे, और ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं इधर उधर से लिए हैं। तो पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वो पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी, फिर चलेंगे अच्छे और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पे। हालांकि एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन आने नहीं जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन एनटीएससी के पर्पस से हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि हमने थ्योरी अच्छे लेवल की पढ़ रखी है और उस टाइम भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो अब ज़रूरी है कि उस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो थ्योरी वेस्ट हो जाएगी, सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो अब आने वाले क्लासेस में आप एनटीएससी में भी इसको पढ़ेंगे और रेगुलर क्लास में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है।